बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और राजा तंसर। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, विरासत के कानून की। वैसे तो ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है और सुनने में तकरीबन हर बंदा जो है वो अनएजुकेटेड है या एजुकेटेड है, वो थोड़ा सा इसको प्रॉब्लमेटिक कंसिडर करता है और उसको इतनी आसानी से इसकी समझ नहीं आती। लेकिन मैं आज इंशाल्लाह ये ट्राई करूँगा कि आप लोगों को इंतहाई आसादा, इंतहाई मुख्तसर सा और बड़ा मुफस्सल सा इस पे एक नोट दूँ जो आपको बड़े आसान अल्फाज में समझ आए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत की तकसीम के बारे में इंशाल्लाह अगर आप 100% नहीं तो 80% आप ज़रूर इस टॉपिक पे ग्रिप कर जाएंगे और आपको ये वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक इंतहाई आसान लगेगा इंशाल्लाह। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि विरासत जो है वो आधा इल्म है, यानी विरासत एक वसी इल्म है ना। जिसको विरासत का इल्म आ गया उसको तकरीबन आधा इल्म आ गया। लेकिन मैं आज आपको विरासत सिर्फ बताऊंगा नहीं कि इससे कितने कितने मिलते हैं, साथ में आपको एक एग्जाम्पल कोट करूंगा, एक सादा सी मिसाल के साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे कैसे, मिसाल के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हिस्से डिवाइड होंगे और क्या क्या बुनियादी असूल हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो बुनियादी 3 बेसिक इसके प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि सबसे पहले जिसका माल हो वो मर चुका हो। नंबर 2, माल मौजूद हो, विरासत मौजूद हो। नंबर 3, वारसान मौजूद हो, वारसान जिंदा हो। ऐसा नहीं है कि विरासत मौजूद ही नहीं है, जी प्रॉपर्टी आनी है आएगी, वो विरासत नहीं होती। वारसान जिंदा नहीं है तो उसको विरासत नहीं मिलेगी। माल मौजूद नहीं है तो फिर वो ज़ाहिर बात है, वो अगर बंदा खुद जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, तो फिर विरासत क्या होगी। तो ये 3 बेसिक जो है प्रिंसिपल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक बंदा मर गया, ये बुनियादी 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पूरे हैं, उसके बाद जब बंदा मरता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी कैश अमाउंट, व्हाटएवर जो भी उसकी चीज़ें हैं वो विरासत में जाएंगी। तो उसके सबसे पहले तो उसकी जो मरने वाले की तजहीज़ व तदफीन है, उस पर जो अखराजात होंगे वो उस प्रॉपर्टी या उस अमाउंट में से निकलेंगे, उसकी विरासत में से निकलेंगे। उसके अलावा अगर उसने किसी का कर्ज देना है तो वो कर्ज उस अमाउंट में से निकलेगा जो विरासत होनी है। इसके अलावा अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की है, कोई वसीयत नामा वो दे के गया है, तो उस वसीयत नामे पे अमल दरामद होगा। ठीक है, ये थे फर्दर 3 काम। वसीयत वो 1/3 कर सकता है, इससे ज़्यादा वो वसीयत नहीं कर सकता। अब ये बेसिक 3 प्रिंसिपल भी पूरे हुए। उसके बाद मरने वाले के ये शरई तौर पे जो तजहीज़ व तदफीन है, उसके कर्ज है, उसका वसीयतनामा है, ये चीज़ें पूरी होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल था 20 लाख रुपया, अब रह गया 10 लाख रुपया। अब जो 10 लाख रुपया है उसकी विरासत होगी और वो मैं इंशाल्लाह बड़े आसान से और मुख्तसर से अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले मरने वाले के वालिदैन को देखना है। जो बंदा मर गया उसके करीब जो रिश्ता है, मतलब उसके वालिदैन हैं, तो एक और चीज़ बता दूं कि विरासत में जो करीब का रिश्ता है ना, वो दूर के रिश्ते को ख़त्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मरने वाले के वालिदैन मौजूद हैं तो फिर दादा दादी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मरने वाले की औलाद है, बेटा मौजूद है, तो फिर पोते को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी करीब वाला रिश्ता दूर वाले रिश्ते को ख़त्म कर देता है। सबसे पहले आपने देखना है वालिदैन को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 लाख था, 10 लाख रह गया, अब 10 लाख की होनी है विरासत। और यहाँ से विरासत का बेसिकली कानून जो है वो शुरू हो गया है और ये मैं बताऊंगा कि 10 लाख रुपए की अब डिवीजन कैसे कैसे करनी है, विद एग्जांपल बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। अब 10 लाख रुपया मौजूद है तो सबसे पहले देखेंगे मरने वाले के वालिदैन। अगर उसके वालिदैन हैं तो 1/6 हिस्सा जो है वो वालदा का और 1/6 हिस्सा ही वालिद का। अब 10 लाख रुपए के आप कर लें 6 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा उठा के वालिद को दे दें, एक हिस्सा उठा के वालदा को दे दें। सिंपल इज दैट। यानी एक को डिवाइड, या दूसरे तरीका फार्मूला लगा लें, 1 को डिवाइड कर लें 6 से, 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जो अमाउंट आएगी वो वालिद की। फिर 1 को 6 पे डिवाइड करें, उसको मल्टीप्लाई करें 10 लाख से, जो अमाउंट आएगी वो वालदा की। वालिद वालदा के दोनों को ऐसा निकल गया। अगर सिर्फ वालदा है तो फिर वालदा का निकलेगा, अगर वालिद है तो फिर वालिद का निकलेगा, अगर दोनों है तो दोनों का वो ऐसा निकलेगा। यानी आप इस तरह कर लें कि 10 लाख को 6 हिस्सों में तकसीम कर लें।
6 हिस्सों में से एक हिस्सा उठा के वालिद को दे दें, एक हिस्सा उठा के वालिदा को दे दें, पीछे आपके पास बच जाएंगे 4 हिस्से। ठीक है, लेकिन वो 4 हिस्से अभी कंसिडर ना करें, आप इस तरह करें। अब अगर मरने वाले की बीवी जिंदा है तो बीवी का 8वां हिस्सा निकालें। ठीक है, अब 1/1 को डिवाइड कर लें 8 से और मल्टीप्लाई कर लें 10 लाख से, तो जो अमाउंट बनती है वो देख लें कितनी बनती है। अब वालिदैन का और बीवी का हिस्सा कैलकुलेट करके सम अप करें, वो कितनी अमाउंट बनती है, वो अमाउंट साइड पे कर दें। अब देख लें कि जो है उसके मरने वाले की औलाद कितनी है, उसमें देखें कि उसके बेटे कितने, बेटियां कितनी हैं। एक तो आपको बात यह तय होगी कि वालिदैन का हिस्सा होता है 6, बीवी का हिस्सा होता है 8वां यानी 1/8 और वालिदैन का 1/6 है। इस तरह औलाद की तरफ चले जाएं तो बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा होता है। ठीक है, जितनी अमाउंट है, जितनी प्रॉपर्टी है, उसमें से 2 हिस्से बेटे के होते हैं और 1 हिस्सा बेटी का होता है। यानी कि अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटे को भी 2 हिस्से मिलेंगे, दूसरे बेटे को भी 2 हिस्से मिलेंगे, और 2 ही बेटियां हैं तो एक बेटी को भी 1 हिस्सा मिलेगा, दूसरी बेटी को भी 1 हिस्सा मिलेगा। टोटल वो बहन भाई हैं 4, 2 बेटे हैं 2 ही बेटियां, तो 2 बेटों के कितने हिस्से हो गए, 2 2 4, और बेटियां एक बेटी है तो 2 हिस्से, ये होगा टोटल 6 हिस्से हो गए। अब इस तरह ही अगर ये 2 भाई और 2 बहनें हैं तो आप देख लें कि 2 हिस्से बन गए बेटियों के और 4 हिस्से बन गए बेटों के, 4 और 2 6 हो गए। अब जो अमाउंट बची है आपके पास वालिदैन का और बीवी का हिस्सा निकालने के बाद जो अमाउंट बची है, अगर 2 भाई हैं 2 बहनें हैं तो टोटल हिस्से बनेंगे 6। अब उसको 6 हिस्से कर लें। मिसाल के तौर पे आपके पास बच गया 6 लाख रुपया, 6 लाख को आप 6 हिस्से कर लें। 2 भाई हैं 2 बहनें हैं तो उसमें से 6 लाख के हिस्से 6 हिस्से पड़े हुए हैं। अब 2 हिस्से उठा के दे दें एक भाई को, 2 हिस्से उठा के दे दें दूसरे भाई को, पीछे जो बचा है एक बहन को दे दें, दूसरी बहन को दे दें। आप देखेंगे 2 लाख एक भाई के पास चला गया, 2 लाख दूसरे के पास चला गया और 1 लाख एक बेटी के पास आ गया, 1 लाख एक के पास आ गया। तो ये डिवीजन इस तरीके से होगी। अब इसको एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंने बताया 10 लाख रुपया है, 10 लाख में से सबसे पहले आपने मां का हिस्सा निकाला 1/6, 1 को आपने डिवाइड किया 6 के साथ और मल्टीप्लाई 10 लाख के साथ किया तो वो 1,66,666 आ गया। या 10 लाख को 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही 1,66,666 आपने दे दिया मां को, फिर आपने उसका 6ठा हिस्सा निकाला तो वो भी 1,66,000, यानी वो 6 से आप देखें तो 1,66,666 के ही होंगे। उसमें से 1,66,666 आपने मां को, 1,66,666 आपने बाप को दे दिया। अब आपने निकाला बीवी का हिस्सा 1/8। 1 को आपने जब तकसीम किया 8 पे, 1/8 को जब मल्टीप्लाई 10 से किया या आपने 10 लाख को 8 पे डिवाइड किया तो जो 8वां हिस्सा है वो बनता है 1,25,000 वट समथिंग कुछ, 1,25,000 है वो अब बीवी का। अब आप ये करें कि माँ और बाप के दोनों हिस्सों को जमा करें और बीवी का हिस्सा जमा करें तो ये आपके पास अमाउंट बन जाएगी 4,58,333 रुपए समथिंग। ये अमाउंट अब आपने 10 लाख रुपए में से निकाल देनी है और 10 लाख में से जो अब बाकी हिस्सा बचेगा 4,58,333 रुपए वालिदैन और बीवी का निकालने के बाद जो बाकी हिस्सा बचेगा वो अब होगा औलाद में तकसीम। अब वो जो बाकी अमाउंट है उसको आपने देखना है कि बेटे कितने हैं बेटियां कितनी हैं। इसमें सादा सा फार्मूला है कि बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। अब जो बेटे के अगर 1 भाई और 1 बहन है तो सिंपल इज दैट कि वो जो बाकी अमाउंट है वो तकसीम हो जाएगी 3 हिस्सों में से और 3 हिस्सों में 2 हिस्से जो है वो भाई को मिल जाएंगे, 1 हिस्सा जो है वो बहन को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल पीछे अमाउंट आपके पास बच गई थी 5,41,667 रुपीज। अब इसके करेंगे 3 हिस्से। तब अगर सिर्फ 1 बेटा था मरने वाला का और 1 ही बेटी थी तो 2 हिस्से इसमें से बेटे को चले जाएंगे और 1 हिस्सा जो है वो बेटी को चले जाएगा। अगर यहाँ पे 5,41,000 में हैं 2 बेटे हैं और मरने वाले के और 2 ही बेटियां हैं तो फिर इसके 1 बेटे को भी 2 हिस्से जाएंगे, दूसरे बेटे को भी 2 हिस्से जाएंगे और 2 बेटियां तो 1 हिस्सा। ये टोटल बंदे हिस्से बन गए 6। अब आपने क्या करना है 6 हिस्से बना के 2 हिस्से 1 बेटे को, 2 हिस्से 1 बेटे को, बाकी जो 2 हिस्से बच्चे हैं उसमें से 1 हिस्सा 1 बेटी को और 1 हिस्सा 1 बेटी को दे दिया। इसकी मिसाल भी ले लेते हैं कि आपके पास है 4,58,333 रुपए वालिदैन का और बीवी का हिस्सा निकालने के बाद। ये स्क्रीन पे साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको गाइड भी करता जाऊंगा।
अब 4,58,333 रुपए में से 2 बेटे हैं, तो आप क्या करें, टोटल हिस्से बनेंगे ये 6, एक बेटे के भी 2, दूसरे बेटे के भी 2 और बेटियां 2 हैं, तो 2 उनके टोटल 6 से बन गए। आपने बेटे के लिए जब करना है तो 2/2 को डिवाइड कर लेना 6 से, और जो आपका 4,58,333 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 1,52,777 या 777 रुपीज़। वो अमाउंट आपने उठा के दे देनी है एक बेटे को। इस तरह ही दूसरे बेटे की भी अमाउंट इतनी बनेगी। पीछे जो आपके पास बचेगा, 2 बहनें हैं उनका हिस्सा, तो वो बचेगा एक हिस्सा उनको मिलेगा, तो 1/6, 1 को डिवाइड 6 करके 4,58,333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 76,388 रुपीज़ बनेंगे। ये आपने उठा के एक बेटी को और दूसरी बेटी को भी इतना ही आएगा। तो ये सादा सा फार्मूला है इसका कि अगर आपके पास जितने बहन भाई हो, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी हम हैं 4 भाई और हैं 2 बहनें, तो 4 भाई हैं तो हर बेटे को या हर उस बच्चे को 2 हिस्से मिलेंगे, तो 4 को 2 से ज़रब तो 8 हिस्से ये हो गए, 2 बहनें हैं तो टोटल 10 हिस्से होंगे। अब 4 लाख पीछे अमाउंट है 5,41,000, तो 5,41,000 के 10 हिस्से कर लें, उसमें से बेटों को 2-2 उठा के देते जाएं और पीछे जो 2 हिस्से बचेंगे वो 2 बेटियों के एक हिस्सा आ जाएगा। इस तरह ही कुछ और चीज़ें मैं आपको, ये था आसान सा फार्मूला। अगर मजीद भी इसके हवाले से आपको कोई प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मरने वाले की सिर्फ एक बेटी हो, एक बंदा मार गया उसकी सिर्फ एक बेटी है, तो जो टोटल अमाउंट है यानी 10 लाख टोटल अमाउंट है, तो उसमें से 5 लाख रुपया उस बेटी को चला जाएगा और 5 लाख जो बाकी है मरने वाले के वालिदैन को चला जाएगा और फिर वो फर्दर दोबारा डिवाइड हो जाएंगे। अगर मरने वाले की 2 बेटियां हैं तो फिर 3 लाख है, 3 लाख के होंगे 3 हिस्से, 2 हिस्से बेटियों को चले जाएंगे और एक हिस्सा है, अगर 2 बेटियां या 2 से ज्यादा हैं तो फिर भी 3 हिस्से होंगे और 2 हिस्से बेटियों को चले जाएंगे और एक हिस्सा दोबारा वालिदैन को वापस चला जाएगा। अगर सिर्फ एक ही बेटी थी तो फिर आधा हिस्सा यानी 10 लाख था तो 5 लाख चला जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो 3 हिस्से, टोटल अमाउंट 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 हिस्से उठा के बेटियों को दे देंगे, एक हिस्सा मरने वाले के वालिदैन को वापस चला जाएगा। ठीक है। इस तरह दूसरा देखें, अगर बीवी फौत हो तो शोहर को टोटल अमाउंट का चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर बच्चे हैं तो तब, अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर उसको आधा हिस्सा मिलेगा, यानी 10 लाख हैं तो अगर बच्चे हैं तो शोहर को 2,50,000 रुपया मिलेगा जो बीवी के नाम प्रॉपर्टी थी। अगर बच्चे ना हो तो फिर उसको 10 लाख में से 5 लाख उसको मिल जाएगा। ठीक है। अगर मरने वाले की औलाद ना हो, एक बंदा मार के उसकी औलाद नहीं है, तो उसकी बीवी को जो शोहर के नाम प्रॉपर्टी है उसका चौथा हिस्सा बीवी को मिलेगा। इसमें एक और चीज़ मैं वाज़ह कर दूं कि अगर तलाक भी हुई हो और बीवी इद्दत में हो, इस दौरानी में शोहर की जो है वो इंतकाल कर जाए तो भी वो अपने हिस्से की हकदार और उसको हिस्सा मिलेगा। और खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा अपने वालिद को कत्ल कर देता है, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाए, तो वो विरासत में हकदार ना होगा। ठीक है। तो ये अगर इसमें एक और मैं चीज़ ये देखता हूँ, ये प्रॉपर्टी मामलात में पेंशन वगैरह के मामलात होते हैं तो पेंशन वगैरह में किसी को हिस्सेदार नहीं ठहराया जाता, जो कि गलत बात है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि शरई तौर पे जो किसी का हिस्सा बनता है उसको वो प्रॉपर हिस्सा दिया जाना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा सेटअप। आप देख लें कि लोग बीमार होते हैं और वो अपने पोते, जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि मेरे पोते पोतियाँ जो है वो बड़े कमज़ोर हैं, इनको कल हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वो अपने होते हुए 27 तरीके तो ये हैं कि बंदा अपने पोता पोतियों को जो है वो आगे 27 वेज हैं आगे ये कैसे प्रॉपर्टी या कैसे वो अपनी जायदाद या कोई भी चीज़ जो है उनको गिफ्ट कर सकता है, चीज़ें उनको दे सकता है। तो ये जो समझदार लोग होते हैं वो स्मार्ट मूव लेते हैं, एट द टाइम एट द स्पॉट वो चीज़ों को देखते हैं। और ये जो मामलात हैं ये बड़े अच्छे हैं अगर इनको शरई तौर पे कानून के मुताबिक लेके चला जाए तो इसमें मेरे ख्याल में मैंने जिस तरीके से आपको गाइड किया, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में ज़्यादा सा याद रखिएगा। इसके हवाले से आपको मज़ीद कोई गाइडलाइन चाहिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ज़्यादा सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।